जी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का पार्ट 2। ये छोटा सा हमारा लेक्चर होगा। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स बेसिकली हम लोग अक्सर किसी बंदे को जो है ना वो उसकी तारीफ में ये बात कहते होते हैं कि यार इस बंदे के रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं। खासतौर पे वो लोग जो कि एथलीट्स हैं, जो कि गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, या बैडमिंटन है, फुटबॉल है, किसी किस्म की गेम खेलते हैं, तो ये रिफ्लेक्सेस का अच्छा होना इन सब गेम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो रिफ्लेक्स बेसिकली है क्या? इज अ फास्ट इनवॉलंटरी अनप्लान्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है, इससे अच्छी डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी रिफ्लेक्स की, कि एक तेजी से गैर इरादन किसी काम का जिसका आपने पहले इरादा नहीं किया हुआ, प्लान नहीं किया हुआ, उसको आपने किसी भी खास स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जो क्रिकेट लोग खेलते हैं उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि अगर फर्ज करें आपकी तरफ बॉलर बॉल फेंकता है, तो आपके माइंड में ये सबसे पहले, आपके माइंड में ये नहीं है कि उस बॉलर ने बॉल कहाँ फेंकी है, ठीक है? तो आपने उसी हिसाब से जो है ना उस बॉल को अपना एक अनप्लान एक्शन है जो कि आपको पहले नहीं पता, ठीक है? कुछ लोग कुछ है जो कि आपने जो प्री डिटरमाइंड होते हैं जिसमें आप जो है ना शॉट को लगा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता बॉलर ने बॉल कहाँ फेंकी, तो आपने जो बॉल फेंकनी है उसमें उस हिसाब से अपने एक्शन को जो है ना वो परफॉर्म करना है। तो ये एक अनप्लान है, इनवॉलंटरी है, ठीक है, और ये किसी खास स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में तैयार होता है। तो अक्सर हम लोग ये कहते होते हैं कि जो बंदे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो हॉकी है, फुटबॉल है, चाहे वो क्रिकेट है, किसी भी किस्म के जो है टेबल टेनिस है या दूसरी गेम है, तो इन सब चीजों में रिफ्लेक्सेस का तेज होना या स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि इस बंदे के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है। अब इन रिफ्लेक्सेस में कुछ जो इनबोर्न होते हैं, जो कि आपको कह लें कि ये हमारे जीन्स में है, कि अगर आपको किसी गर्म चीज से हाथ लग गया तो आपने वो उठाना ही उठाना है। इवन कि आपको अभी उसकी गर्मी की शिद्दत फील भी नहीं होती, तो आप लोग अपना हाथ को जो है वो पीछे कर लेते हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस जो है वो आप लोग लर्न कर लेते हैं, क्वाइट कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने गेम्स की बात की, इसमें ये वो रिफ्लेक्सेस हैं जो कि आपने लर्न किए। For instance, you learn many reflexes while acquiring driving expertise. अब आप ड्राइविंग जो है ना उसमें भी आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि किस टाइम ब्रेक लगानी है, किस टाइम आपने जो है ना किसी गाड़ी को क्रॉस करना है, किस टाइम आपने जो है ना वो गाड़ी को स्पीड अप करना है। तो ये एक्सपर्टीज जो आपको ड्राइविंग के दौरान आती है, ये आपके लर्न जो है रिफ्लेक्सेस में जाते हैं। स्लैमिंग ऑन द ब्रेक्स इन एन इमरजेंसी इज एन एग्जांपल, कि अचानक आपकी गाड़ी के सामने कोई चीज आ गई है तो आपको ब्रेक को लगाना एक एग्जाम्पल है एक अच्छे रिफ्लेक्सेस में। रिफ्लेक्सेस की कुछ टाइप्स होती हैं। एक और जैसे मैं आपको बताया कि हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक स्पाइनल कार्ड है और एक जो है ना ब्रेन है। अब जो स्पाइनल कार्ड है, जो रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं, तो हम लोग अगर इंटीग्रेशन स्पाइनल कार्ड ही कर दे, तो ऐसे रिफ्लेक्सेस को हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्स कहते हैं। अचानक आपके अगर कोई पटेला के ऊपर, आपकी जो नी है इसके ऊपर कोई अचानक कोई चीज लग जाए, तो आपका जो पाँव है वो आगे की तरफ चला जाता है। आप खुद ये घर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हैं कि अचानक आपके अगर जो है घुटने के ऊपर अचानक कोई चीज लग जाए, तो आप जो है ना आपका पाँव, आपकी टांग ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड की तरफ जर्क करती है। तो ये एक एग्जांपल है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। और अगर ये इंटीग्रेशन ब्रेन में अकर हो, ब्रेन स्टेम में अकर हो, बजाय इसके कि वो स्पाइनल कॉर्ड में हो, ऐसे रिफ्लेक्सेस जो ब्रेन से निकल रहे हैं इसको क्रेनियल रिफ्लेक्स कहते हैं। और एक इसकी एग्जांपल उसमें लिखी हुई है कि आपके जो एन एग्जांपल द ट्रैकिंग मूवमेंट्स ऑफ योर आई एज यू रीड द सेंटेंस। जब आप किसी फिक्रे को रीड कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आईज है वो फॉरवर्ड की तरफ ट्रैक होना शुरू हो जाती है, ताकि आप देख सकें कि आगे क्या है, ठीक है? तो ये एक रिफ्लेक्स जो होगा वो क्रेनियल रिफ्लेक्स होगा, क्योंकि इसको आपकी आईज से रिलेटेड है, तो आईज से रिलेटेड मोस्ट रिफ्लेक्स हम ब्रेन कंट्रोल करता है, क्योंकि आंख को क्रेनियल नर्व ही सप्लाई करती है। उसके बाद आ जाते हैं सोमैटिक रिफ्लेक्सेस, विच इन्वॉल्व कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो हम लोग अपने मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं। और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, कॉन्शियसली नहीं होते। ये सारी की सारी चार टाइप्स हैं जो कि रिफ्लेक्सेस हैं।
उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स आर्क, व्हिच इज द पाथवे फॉलोड बाय नर्व इंपल्सेस दैट प्रोड्यूसेस द रिफ्लेक्स इज अ रिफ्लेक्स आर्क। एक पाथवे है, इसको आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी लेवल पे पढ़े होगा, क्योंकि इसमें सिग्नल जो है वो ब्रेन तक नहीं जाता, तो ये एक आर्क सी बनाता है, एक तीर कमान की जो कमान होती है उस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स है ये ऑलमोस्ट वही है। एक रिसेप्टर है, सेंसरी रिसेप्टर, जो कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। न्यूरॉन्स होंगे सेंसरी, जो कि इसी इंपल्स को लेके सेंसरी रिसेप्टर से लेके जाएंगे टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। इंटीग्रेटिंग सेंटर है जो कि उसके इंटीग्रेशन करेगा, चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो, और फिर उसके मुताबिक एक्शन तैयार होता है, जिसको हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो उसी इंपल्स को, जो कि जिसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, उसको फिर लेके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा और उसके मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्स तैयार करेगा। और इफेक्टर्स वो ऑर्गन्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स करना होता है। चाहे अगर आपका किसी चीज के साथ, गर्म चीज के साथ हार्ट टच हो गया है, तो इस केस में मसल जो है इफेक्टर है। अगर आपको पसीना, गर्मी फील हो रही है, तो आपके जो स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक इफेक्टर्स के तौर पर पसीना पैदा करेंगे। तो याद रखो, मैं यहाँ पे आपको बता देता चलूँ कि मोटर न्यूरॉन्स वो होंगे जो कि सिग्नल लेके आएंगे टुवर्ड्स इफेक्टर्स, और इफेक्टर्स उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्स करता है, जैसे हाथ का उठना है या जैसे पसीने का पैदा होना है, ये रिस्पॉन्स होगा, ये एक्शन होगा। ठीक है, लेकिन ये एक एग्जांपल उसने पैटेलर रिफ्लेक्स की दी हुई है। इसमें साफ चीज आपको नजर आ रही है कि अगर अचानक आपके इस जगह नी जॉइंट के ऊपर कोई आपने हथौड़ा मारा, अक्सर आप लोग जब आपके मसल किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए ना, तो आपके वो मसल्स की क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, तो आपको नी के ऊपर जर्क लगाते हैं, यहाँ पे एक हल्का सा टच करता है, तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स पैदा होता है, जिससे आपकी जो है ना वो फौरन आपका जो है ना ये नी, सॉरी ये आपकी लेग जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर जाती है। अब देखिए यहाँ पे न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ना वो आए हुए थे, ये वाले यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है कि फौरन अगर आपको जर्क लगा, तो ये एक मसल है, जो भी मसल है इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, ये फौरन सिग्नल जो है ना यहाँ से नर्व जनरेट होगी, और फौरन सिग्नल जो है ना ये वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो सिग्नल लेके आते हैं, आपको पता है वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये सिग्नल लेके आएंगे, तो जैसे ही सिग्नल लेके आएंगे, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, एक रास्ता पैदा करना और इस सिग्नल को आगे ब्रेन की तरफ भेज देना इन न्यूरॉन्स की मदद से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब एक अचानक चीज आ जाती है जिसका इमरजेंसी एक्शन होना होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड बजाय इसके कि सिग्नल को आगे ब्रेन की तरफ भेजे, यहाँ से ही एक आर्क सी बना, ये क्या बन रही है, एक कमान बन रही है, आर्क बन रही है, तो सिग्नल फौरन जो है ना वो वापस आएगा और दूसरे मसल को आएगा, उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स तैयार करेगा, और उसका जो लेग है, उसकी जो लेग है वो आगे की तरफ जो है ना वो मूव कर देगी, तो ये उसका रिस्पॉन्स तैयार होगा, क्योंकि ये एक अचानक एक्शन था, बॉडी की इनवॉलंटरी कंट्रोल है, चूंकि इसके लिए ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, चूंकि इसके लिए जो है वो एक जो है ना वो जो है ना अचानक रिफ्लेक्स होना है, इसलिए एक स्पाइनल कॉर्ड ने वहीं पे एक आर्क सी बना के जो सिग्नल को है ना वो फौरन जो है ना वो उस रिस्पॉन्स तैयार कर दिया, और ब्रेन की तरफ सिग्नल बाद में जाएगा। यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ, इसकी एक एग्जांपल तो ये, अक्सर लोग, हम लोग जो मजाक की खातिर क्या करते हैं, होल्ड कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, जी कौन, अच्छा, वो मैंने आपसे ये कहना था कि आप वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोजिशन का पेपर दोबारा बना दीजिएगा कहीं पे, साल 2020-21 के लिए, तीन सेट, तो आपके पास सारा होगा ना उसका, वो जो पिछली दफा आपने पेपर बनाया था उसी को आप देख के, वही सेम पैटर्न है, बस ऊपर आपने जो है ना वो लिख देना है कि ये 2020-21 का। हाँ जी 60 नंबर है, लेकिन आपने जो है ना वो ज़ाहिर है इंटरनल असेसमेंट के छोड़ के बाकी ही बनाना, 52 मार्क्स का मेरे ख्याल में बनता है, ये अर्थ था मेरे ख्याल में 48 मार्क्स का बनता है, 52 मार्क्स का, आपको पता होगा उसमें क्या। चलिए मैं आपको वो सारा सेंड कर देता हूँ, मैं सेंड कर देता हूँ। सॉरी बच्चे,
अच्छा, तो ये फौरन अक्सर आप लोग जब खड़े होते हैं तो बाद आप लोग अक्सर आपकी शरारत के तौर पे आपकी जो लेग की पिछली साइड पे नीचे जो है ना वो एक हल्का सा टच करते हैं, तो आप जो है ना वो आगे की तरफ जो है ना वो झुक जाते हैं। तो ये भी एक रिफ्लेक्सेस अक्सर लोग जो है ना शरारतन अक्सर जो खड़े होते हैं उनके साथ करते रहते हैं, तो वो भी क्या है, एक रिफ्लेक्स। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आ जाता है कि हमारे जो ये हम डिटेल से वैसे आगे भी जाके बढ़ेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड इसकी सर्कुलेशन। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? क्लियर कलरलेस, आपका जो रिफ्लेक्स आर्क है वहां पे खत्म हो गया, हमारा अगला टॉपिक आ गया। क्लियर कलरलेस लिक्विड comprised primarily of water that protects the brain's spinal cord against chemical and physical injury। हमारे दिमाग में और स्पाइनल कार्ड में एक फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड है, तो कलरलेस होगा तो व्हाइट होगा, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे ब्रेन की या स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन करता है अगर हमें इसको केमिकल या फिजिकल इंजरीज आ जाए। It also carries small amounts of oxygen, glucose, and other needed chemicals from the blood to neuron and neuroglia। क्लास ले रहा हूँ। इसके अलावा एक काम क्या काम है कि हमारी बॉडी से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और दूसरे जो केमिकल्स बॉडी को चाहिए उनको न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है या न्यूरोग्लिया तक पहुंचाता है या उनको वहां से उठाता है। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन है कि इसका वॉल्यूम कितना है, 80 to 150 ml जो है ना, या 3 to 5 ounce इन एन अडल्ट में इसका जो है ना वो वॉल्यूम होता है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं, लैक्टिक एसिड है, यूरियस की कंपोजिशन में आपने चीजें याद रखनी है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या क्या है, वाटर के अलावा प्रोटीन्स है, लैक्टिक एसिड है, यूरिया है, केटाइंस में कुछ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम, ये पॉजिटिव आयन्स हैं। कुछ एनाइंस हैं जो नेगेटिव आयन है, इसमें क्लोरेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन है, और कुछ उसमें वाइट ब्लड सेल्स जो कि मौजूद हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना वो इसके अंदर जो है इसकी कंपोजिशन में आपने याद रखना है, और इसकी वॉल्यूम आपने एमसीक्यू क्वेश्चन याद रखना है कि वो 80 to 150 ml। ये एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो आपके लिए कैसे कहते हैं कि इसकी सर्कुलेशन है जो कि आपने याद रखनी है। मैं आपको इस सारी डायग्राम से ये चीज समझा दूंगा, आपने ये डायग्राम जो है ना वो अपने स्केचबुक पे ड्रॉ भी करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले याद रखें एक वर्ड आपने याद रखना है, कोराइड प्लेक्सिस। कहाँ से ये बनता है? कोराइड प्लेक्सिस। हम लोग जब ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ये चीज डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होते हैं। याद रखें, दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे ब्रेन के अंदर, ये हार्ट वाले वेंट्रिकल नहीं है, ये और वेंट्रिकल्स हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होते हैं जिसमें 2 लैटरल वेंट्रिकल्स आते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल है और एक फोर्थ वेंट्रिकल है। तो इनके नाम आपने ऐसे ही याद रखने हैं, जो 2 लैटरल वेंट्रिकल है उनको फर्स्ट सेकंड कहेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये नाम है इनके, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। इन सब के कोराइड प्लेक्सिस से ये बनता है, इन सब के कोराइड प्लेक्सिस है जहां से ये स्पाइनल कॉर्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। तो पहली बात जो आपने याद रखनी है कि स्टार्ट कहां से होगा, ये लेटरल वेंट्रिकल से होगा, कोराइड प्लेक्सिस से। ठीक है, ये सीएसएफ बनता है, तो यहीं से आपने कंटिन्यू करना है कि ये कोराइड प्लेक्सिस आपका लेटरल जो है ना लेटरल वेंट्रिकल से बनता है, और लेटरल वेंट्रिकल से ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन से ये थर्ड वेंट्रिकल में आ जाता है। तो लेटरल वेंट्रिकल से, जो दोनों लेटरल वेंट्रिकल से ये सीएसएफ किसके पास आ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल वाया एन ओपनिंग जिसे हम लोग कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। अब जहां से थर्ड वेंट्रिकल में ऑलरेडी कोराइड प्लेक्सिस है और वहां से ऑलरेडी सीएसएफ बन रहा है, तो ये वाला सीएसएफ और ये वाला सीएसएफ फिर इकट्ठा होके थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाते हैं, और फोर्थ वेंट्रिकल में ऑलरेडी सीएसएफ जो उसके कोराइड प्लेक्सिस है वहां से बन रहा है। अब थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में कैसे जाते हैं ये आपने याद रखना है। एक एक्विडक्ट होगी, इसे सेरिब्रल एक्विडक्ट, एक नालीनुमा स्ट्रक्चर होगा जिसे सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। एक्वी का मतलब होता है पानी और डक्ट का मतलब होता है नाली। कैसी नाली? जो कि पानी को लेके जाएगी, इसलिए इसको एक्विडक्ट कहते हैं। तो इसको सेरिब्रल एक्विडक्ट यानी कि थर्ड वेंट्रिकल से ये फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा सीएसएफ। अब फोर्थ वेंट्रिकल से हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे ब्रेन की गिर्द जो है ना वो 3 स्पेसिस होती हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड अरेक्नाइड मैटर। तो ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के दरमियान जो स्पेस होगी उसे सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे, और पाया मैटर और अरेक्नाइड मैटर के दरमियान जो स्पेस होगी उसे सब जो है ना पाया मैटर स्पेस कहेंगे। सॉरी, ड्यूरा मैटर, अरेक्नाइड मैटर और पाया मैटर ऐसे होता है। तो अरेक्नाइड और पाया मैटर के दरमियान जो स्पेस होगी उसे सब अरेक्नाइड स्पेस कहेंगे, यानी कि ये सब अरेक्नाइड में, सब मतलब नीचे अरेक्नाइड जो ब्रेन की गिर्द एक मेनिंजेस है। तो वहां से ही फोर्थ वेंट्रिकल में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है सब अरेक्नाइड स्पेस में आएगा, ये लैटरल और मीडियन अपर्चर्स की मदद से यहाँ पे आ जाएगा।
वहां से ये रेक्लाइड विल्लाई या ड्यूरल वीनस साइनसिस यहाँ पे मौजूद होंगे। यहाँ से फिर ये हमारे ब्लड में आ जाता है, जिसे वीनस ब्लड कहते हैं। अब ब्लड में आएगा तो वहां से ऑब्वियसली ये दिल में जाएगा, दिल से ऑक्सीजनेशन लेने के लिए लंग्स में जाएगा, और लंग्स से वापस ये हार्ट से, यानी हार्ट से लंग, लंग से वापस हार्ट, फिर हार्ट से ये वापस जो है ना आर्टरीज के जरिए दोबारा जो लेटरल वेंट्रिकल्स में भी जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में भी जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल की कोरल प्लेक्सस में जाएगा, फिर वहां पे दोबारा बनेगा, फिर ये चक्कर जो है चलता रहेगा। तो ये इसको आपने एज इट इज ही याद करना है। मैं आपको इसको दोबारा बता रहा हूँ कि ये बनता कहाँ से। को आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे कि भाई बनता कहाँ से है, तो आपने कहना है कोराइड प्लेक्सिस। कोराइड प्लेक्सिस ये वर्ड याद रखना है, कोराइड प्लेक्सिस इज ऑफ द लेटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल। सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल से ये थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल से ये फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा, फोर्थ वेंट्रिकल से सबरेक्नेट स्पेस में आएगा, सबरेक्नेट स्पेस से सबरेक्नेट विल्लाई से ये ड्यूरल वीनस साइनसिस में, फिर वेन्स में आ जाएगा, वेन्स इसको हार्ट की तरफ लेके जाएंगे, हार्ट से लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर वापस हार्ट में, और फिर हार्ट से ये आर्टरीज में, आर्टरीज से ये फिर तीनों जो थर्ड लेटरल और फोर्थ वेंट्रिकल की कोरल प्लेक्सस में जाके दोबारा ये बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है ना चलता है। ये सारा कुछ जो है ना इस अगली रीडिंग में यही चीजें लिखी हुई हैं, इसको आपने रीड कर लेना, अगर कोई क्वेश्चन हो जाए तो उससे पूछ लीजिए। उसके बाद आ जाती हैं हमारी नर्व्स। हमारी बॉडी में जो है ना वो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स, इनको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स को। इनके आप जस्ट नाम ही याद कर लें, मेरे लिए यही काफी है, मैं आपको इससे ज्यादा याद नहीं करवाने वाला कि क्रेनियल नर्व्स के नाम क्या है और इनमें कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स्ड है। 3 तरह की नर्व्स होती है ना, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तो नाम याद रख लें। सबसे पहले 3 वो है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, फिर ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफ्रेंजियल, वैगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। इसके आप नाम याद कर लें, मेरे लिए काफी है। और यहाँ पे आप ये याद रख लें कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और वेस्टिबुलोकॉक्लियर। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक जो है ना पहली 2 है, और वेस्टिबुलोकॉक्लियर 7th क्रेनियल नर्व है, ये सेंसरी है। यानी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और वेस्टिबुल 3 नर्व्स जो है वो सेंसरी है। इसके अलावा ऑक्यूलोमोटर, इसके साथ मोटर आ गए हैं, ट्रॉक्लियर, अब्ड्यूसेंट, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल, ये मोटर है। और जो रिमेनिंग है जिसमें ग्लॉसोफ्रेंजियल है, वैगस है, फेशियल और ट्राइजेमिनल, ये 4 नर्व जो है वो मिक्स्ड है। ये आपने इनको कोई फार्मूला बना लें, एक बना भी था हमारे ज़माने में, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उस हिसाब से आप इसे याद कर लें। सबसे पहले तो आपने इसको तरतीब से याद करना है, उसके बाद आपने ये याद रखने के लिए कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है, वो आपने, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा लिखा है, मैं आपको इनके फंक्शंस में नहीं जा रहा, आपने इनको याद भी नहीं करना, बस आपने वो पहली 2 स्लाइड जो है ना याद कर लेने से छोड़ देना, ठीक है। ये हम लोग दोबारा जो है ना जब हम लोग हेड एंड नेक पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स सारी की सारी जो है ना वो मोटर है। पहली बात तो आपने सॉरी मिक्स्ड है, इसमें कोई सेंसरी और मोटर दोनों मिक्स है। तो 31 पेयर्स होते हैं, वो 12 थे, 31 पेयर्स हैं। इसमें जो नर्व्स हैं इसमें इंटीरियर जो है वो मोटर रूट्स होती हैं, जो पोस्टीरियर हैं वो सेंसरी रूट्स होती है। तो इसमें दोनों मिक्स्ड हैं। जो ऊपर वाली होगी जो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड अभी देखा, उसमें इंटीरियर रूट जो होगी वो मोटर होगी, और जो पोस्टीरियर रूट होगी वो सेंसरी, सारी मिक्स्ड है। अब आपने बोन्स जो पढ़ी थी सर्वाइकल थी, वो वैसे 7 थी, लेकिन यहाँ पे नर्व्स जो है वो 8 है। थोरैसिक 12 वर्टेब्रेस होती है, 12 ही इसकी नर्व्स हैं। लंबर 5 वर्टेब्री होती हैं, 5 ही नर्व हैं। सैक्रल 5 ही होती हैं, 5 ही नर्व्स हैं। लेकिन कॉक्सिजियल जो 4 और वर्टेब्रीज होती हैं, लेकिन इसकी नर्व एक ही है। तो इस लिहाज से ये 31 बनती है, 33 नहीं बनती। और सर्वाइकल चूंकि 7 वर्टेब्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे 8 जो है ना इसकी नर्व्स है। तो ये पॉइंट आपने याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि C8 है, फिर उसके बाद ये T12 तक है, फिर 5 लंबर है, फिर 5 सैक्रल और एक ऑक्सीजन नर्व है नीचे यहाँ पे शो हुई है। कॉक्सिक से एक ही नर्व निकलती है। तो ये सर्वाइकल सेगमेंट है, ये थोरैसिक सेगमेंट है, ये लंबर सेगमेंट है, ठीक है। उसके बाद एक प्लेक्सिस बनता है। इन प्लेक्सिस को आपने याद रखना है कि सर्वाइकल प्लेक्सिस, इनको बस आपने ये याद रखना है कि सर्वाइकल प्लेक्सिस कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। तो सर्वाइकल प्लेक्सिस C1 से C5 तक होता है। उसके बाद एक ब्रेकियल प्लेक्सिस, इनको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जाके जब सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ेंगे। जस्ट नाम याद रख लें, सर्वाइकल प्लेक्सिस C1 से C5 और C5 से T1 तक ब्रेकियल प्लेक्सिस। उसके बाद थोरैसिक प्लेक्सिस में कोई कह लें कि थोरैसिक में कोई प्लेक्सिस नहीं बनता, ये सब थोरैसिक नर्व्स हैं। फिर लंबर प्लेक्सिस है L1 से L4 तक, ये नर्व्स याद करने की जरूरत नहीं है अभी,
ठीक है। उसके बाद सेक्टरल प्लेक्सस जो है वो L4 से S4 तक, ठीक है। ये एक क्योंकि लाइन में है, L1 से यानी कि लंबर 5 थी ना, तो पहली L1 से L4 तक जो है ना वो लंबर प्लेक्सस बनता है, और L4 से S4 तक जो है ना वो सेक्टरल प्लेक्सस बनता है। उसके बाद S5 यहाँ पे देखें इन्वॉल्व नहीं है, S5 और फर्स्ट कॉक्सिजियल नर्व मिलके कॉक्सिजियल प्लेक्सस जो है ना वो बनाती हैं, वो यहाँ पे दिखा नहीं हुआ। जहाँ पे याद रखें नर्व्स का एंड हो जाता है उसको फाइलम टर्मिनेल कहते हैं, यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है। और आपको ये भी पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L4 से L5 तक रन करता है, इससे आगे नहीं जाता, वहाँ पे फिर उसकी जस्ट डायरेक्ट नर्व्स ही आ जाती है। नहीं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है इसलिए मुझे ज़्यादा बढ़ाना पड़ा, तो मैंने कुछ स्किप भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो मुश्किल ना हो जाए। तो आप लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। सर हम कितने और सिस्टम्स पढ़ेंगे? बच्चे कितने पढ़े हैं अभी? 3 पढ़े हैं? जी सर। यस सर। पीछे कितने रह गए? 8, 11 सिस्टम होते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपके जो अगले सिस्टम है वो 1-1, 2-2 लेक्चर्स के हैं बस, तो इससे ज़्यादा उनके लेक्चर्स नहीं है। ओके मतलब सर। ये है कि ऑलमोस्ट हमारे जो है ना हमारे पास वैसे भी नेक्स्ट 3 वीकेंड है, 3 वीक है हमारे पास, तो टोटल हमारे 12 लेक्चर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते।